नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह जो घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति किया गया शॉर्ट रिवीजन के लिए, उस बुक को हम पढ़ा रहे हैं और यह शॉर्ट रिवीजन के लिए बुक बहुत अच्छा है। आप लोग इस वीडियो को देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके पहले 2 वीडियो इस पर मेरा आ चुका है, उसको जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें हम आते हैं, क्या लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया आपको मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच में अंतर। क्या अंतर है? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कौन? मूल अधिकार। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है और यह आयरलैंड से लिया गया है। अंतर यही है कि मूल अधिकार 3 में है और नीति निर्देशक 4 में है, भाग 4 में। और मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अब देखिए, मूल अधिकार की प्रवृत्ति क्या है? नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि राज्य को रोकता है कोई काम करने से, और यह राज्य को सहयोग करता है कोई काम करने से, राज्य को आदेश देता है कि ऐसा काम कीजिए, इसीलिए नीति निर्देशक तो सकारात्मक हो गया। ठीक। मूल अधिकार क्या है? वाद योग है, लेकिन यह वाद योग नहीं है। मतलब आपके मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व अगर केंद्र सरकार लागू, राज्य सरकार लागू नहीं करती है तो उसके लिए आप केस नहीं कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है? तो मूल अधिकार आपको लाने से उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, यह खुद लागू हो गया। संविधान लागू होते ही यह लागू हो गया। अब देखिए, इसे जो नीति निर्देशक तत्व है, इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। और यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, और मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है। कहाँ पे है? तो प्रस्तावना में और नीति निर्देशक दोनों जगह पर है। संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। कब? तो 1976 ईस्वी में। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका का साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 39 के 1 में। समुदाय और भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 39 के बी में। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन संबंधों का साधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, मतलब संपत्ति के एक जगह केंद्रीकरण नहीं हो, यह बात बोला गया 39 के सी में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तत्व क्या है इसमें? तो पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा 39 के डी में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी, बाद में 11 हो गया। संविधान में 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष समेत सदस्यों का कुल संख्या थी 12। मतलब स्वर्ण समिति जो बनी थी उसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्य मिला के कुल कितने थे? तो 12 थे। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो JS वर्मा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य तो लागू कर दिया गया, लेकिन उसको प्रभावी कैसे बनाया जाए तो उसके लिए एक कमेटी बना, उसका नाम क्या था? JS वर्मा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य है अभिभावकों द्वारा 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। इसको जोड़ा गया, पहले 10 था, इसको जोड़ने के बाद क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क। मूल कर्तव्य कहाँ उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 51 के क में उल्लिखित है। क्या कहता है मूल कर्तव्य? तो कितने मूल कर्तव्य है? 11 है। सबको याद रखना होगा, आपको सबको याद रखना होगा। हम पढ़ के बता देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक क्या है आपके? तो एक है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रधन और राष्ट्रगण का आदर करें। दूसरा क्या कहता है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करें, ये बात लिखा गया है। उसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, 3 में लिखा गया है। उसके बाद आते हैं हम 4 में। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक। 5 में क्या कहता है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये सब याद रहना चाहिए। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की
गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक प्रजनन की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, मतलब प्राकृतिक प्रजनन में सब आ जाते हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन मतलब विकास करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव बनाए रखें। 8 क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 क्या कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षण की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। 11 क्या कहता है, जो माता पिता या सुरक्षक हैं 6 से 11 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे या यथास्थिति अपने पाले को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसको बाद में जोड़ा गया है, ये बात आपको इसमें बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो यहाँ पे मूल कर्तव्य को संक्षेप में कर दिया है। देखिए क्या बताया है, तो मूल कर्तव्य कितने अभी वर्तमान में, तो 11 हैं। कितने, 11 हैं। कहाँ से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान में उल्लेख कहाँ है, तो भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है। अनुशंसा कौन किया था मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए, तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था। जोड़ा कब गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। अब आइए राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो होते हैं देश के प्रथम नागरिक होते हैं और आपको संविधान में प्रावधान कहा है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक इनके बारे में प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए चुनाव करने का समय क्या है, तो आइए किस में है, तो 62 में। सबको देखते हैं कौन अनुच्छेद में क्या बोल लिखा गया। तो अनुच्छेद 52 जो है वो क्या कहता है, भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, कहाँ निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। यह कार्य अपना मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेंगे, मतलब मंत्रिपरिषद का उल्लेख कर दिया गया है कहाँ पे, तो 74 में किया गया है। ठीक है, जिनका गठन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में गठन किया जाएगा 75 में बोला गया है, मतलब चुनाव किया जाएगा। चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसका आते हैं हम 54 में, तो 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें कौन कौन शामिल होता है आपको पता है। ठीक है, कौन शामिल होता है, तो राज्य जो होते हैं वहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, उसका लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश के आपको निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चलिए, निर्वाचक मंडल में 55 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन की जाएगी इस बात का उल्लेख किया गया है। तो कैसे किया जाएगा, तो अप्रत्यक्ष तरीका से और एकल मत हस्ताक्षरण विधि से, एकल मत हस्तांतरण विधि से किया जाएगा, ये बात किया गया है। उसका 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति की पदावधि कितने दिन की होगी, मतलब पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होगा। 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे। 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हता है। 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है। और 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाएगा, उस बात की चर्चा किया गया है। और 61 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, और 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति के रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने का समय कितना दिन का होगा, तो 6 महीने के अंदर में कर लेना है। ऐसे तो राष्ट्रपति है तभी चुनाव कर लेना है, लेकिन विशेष परिस्थिति में 6 महीने के अंदर करना होगा। अब अगर आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कौन कौन है अभी बताएं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर जोड़ दिया गया है कि निर्वाचित सदस्य। ठीक, उसके बाद आइए निर्वाचन की विधि कैसी होगी, तो निर्वाचन की विधि कैसी होगी, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होगी, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान होगा। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएँ क्या क्या है, तो राज्य केंद्र स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर आप नहीं होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति चुने जाइएगा आप। भारत के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा, याद रखिएगा। जिनकी आयु 35 वर्ष से पूर्ण हो चुकी हो, अधिक हो। ठीक, अब अधिकतम आयु का चर्चा नहीं किया गया है, 90 साल, 100 साल, 200 जितना साल रहना है रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन, तो राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कैसे होता है, तो उम्मीदवार के प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कितनी है, तो 50 है। ठीक, या सांसद या विधायक हो सकते हैं। जमानत राशि कितनी है, तो 15,000 रुपया है। जमानत राशि की जब्ती कब किया जाएगा, जब कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त होगा, तो आपकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। उसके बाद
राष्ट्रपति के पद की रिक्तियाँ, तो उसके पद त्याग पत्र देने पर आप पद रिक्त हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया से हटाने पर, उनकी मृत्यु होने पर और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित करने पर, इस सब विधि से आप राष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाएगा? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के जरिए लाया जाता है। ठीक है। अब कारण क्या हो सकता है महाभियोग लाने का? तो कारण हो सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया, तभी महाभियोग लाया जा सकता है। नोटिस देना, 14 दिन पूर्व नोटिस देना जरूरी होता है। नोटिस पर हस्ताक्षर संबंधित सदन से कम 1/4 भाग के सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी नोटिस जाएगा। उसके बाद संसद में किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत किया जाएगा तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तब उसके बाद जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो कार्यकारिणी शक्ति क्या है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 1953 का होता है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। 77 मोस्ट भी यही है। उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां, जैसे न्यायाधीश की नियुक्ति को छोड़कर, मतलब राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना और उनका प्रशासन करना, ये सब कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। और न्यायिक शक्ति के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति आ जाएगा। चलिए, न्यायिक शक्ति के तहत क्या आ जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान राष्ट्रपति कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के थ्रू। और उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 के थ्रू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्ति क्या है? तो संसद का सत्र आहूत करना, सत्रवासान और विघटन करना, अनुच्छेद 85। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। जब आपको प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में बैठक होती है तो राष्ट्रपति सदन को अभिभाषण करते हैं, भाषण देते हैं। और जब चुनाव होकर प्रथम बार बैठक होती है तब देते हैं। ठीक है। प्रत्येक वर्ष एक बार सदन को भाषण देते हैं राष्ट्रपति, और चुनाव वाले वर्ष में 2 बार देते हैं, याद रखिएगा। ठीक। ये कौन अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद आपको 87 के थ्रू। सदन के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। सदन के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है तो कौन कराते हैं? तो आपको राष्ट्रपति कराते हैं। ठीक है। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है तो संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कोई लोग चुन सकता है। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद आते हैं विधेयकों पर अनुमति देना। अनुच्छेद 111 का अधीन होता है कि किस प्रकार के विधेयक पर कैसे अनुमति देना है, अनुच्छेद 111 का होता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के थ्रू है। या 6 माह तक रह सकता है। और सदन चल रहे हैं तो 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करना अनिवार्य होता है। अगर 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं किया जाता है तो वह विधेयक खत्म हो जाएगा। ठीक है। सदन नहीं चलते हैं तो अधिकतम 6 माह तक लागू रहेंगे, उसके बाद यह विधेयक खत्म हो जाएगा अध्यादेश जारी करके। ठीक है। जो विधेयक जारी किया जाता है उस वैसे ही रहते हैं जिससे संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। आकस्मिक शक्ति क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360। चलिए, अब आते हैं वित्तीय शक्ति क्या। तो वित्तीय शक्ति जो है उसमें धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 110। मतलब धन विधेयक जो होगा वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। और धन विधेयक के कौन बताएगा कि धन विधेयक है? तो लोकसभा के अध्यक्ष बताते हैं कि धन विधेयक यह धन विधेयक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है वो लोकसभा के अध्यक्ष बताएंगे। ठीक है। चलिए, लोकसभा में अगर सदन में प्रस्तुत करना होगा तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति पहले लेना होगा तभी प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक। उसके बाद आते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब बजट, जो अनुच्छेद 112 है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रस्तुत, मतलब राष्ट्रपति के से अनुमति लेकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक। तो ये संविधान में आपको बजट उल्लेख नहीं है बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, नाम से उल्लेख है। ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्वमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय किया जा सकता है, अनुच्छेद 267। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ही करते हैं, अनुच्छेद 280। ठीक। चलिए, अन्य शक्तियाँ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारतीय सेना का स्वच्छ सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति। राजदूत और उच्चायुक्तों को भेजना एवं उनका स्वागत करना काम होता है राष्ट्रपति का। देखिए, राजदूत जो होते हैं
गैर राष्ट्रमंडल सदस्य से जो भी राजदूत आते हैं वो राजदूत कहलाते हैं, और राष्ट्रमंडल सदस्य से जो राजदूत आते हैं उनको उच्चायुक्त कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति अभी तक जो हुए हैं उनका कार्यकाल दिया गया है, इसको देख सकते हैं आप खुद से, ठीक। चलिए, उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति की क्षमा की शक्तियाँ। तो क्षमा की शक्तियाँ क्या है, तो एक नंबर देखते हैं, दंड से पूर्णतः मुक्त करना, मतलब पूर्णतः खत्म कर दिया जाएगा, उसको क्षमा कहा जाएगा। क्षमा किसे कहेंगे, तो क्षमा दंड से पूर्णतः मुक्त करना। और लघुकरण किसे कहेंगे, दंड के स्वरूप को बदल कर कम करना। परिहार किसे कहेंगे, दंड की अवधि को कम करना। और आपको विराम किसे कहेंगे, तो सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना, ठीक है। और प्रविलंबन किसे कहेंगे, दंड विशेषकर मृत्यु पर अस्थायी रोक लगा देना, ठीक। तो क्षमा पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा, लघुकरण दंड को कम कर दिया जाएगा, स्वरूप को बदल कर कम कर दिया जाएगा, जैसे फांसी की सजा है उम्र कैद में बदल दिया जाएगा, उसको लघुकरण कहेंगे। और आपको परिहार क्या है, दंड की अवधि को कम करना, जैसे 10 साल का सजा मिला है तो 5 साल का सजा कर दिया जाएगा, ठीक है। विराम क्या कहेंगे, सजा को विशेष परिस्थिति में रोक देना, जैसे फांसी की सजा है तो कुछ कारण से, जैसे तबीयत स्वास्थ्य खराब है तो उसको रोक दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रविलंबन कहेंगे, प्रविलंबन किसे कहेंगे, तो दंड विशेषकर मृत्यु पर अस्थायी रोक लगा देना, ठीक। चलिए, सॉरी, प्रविलंबन मृत्यु पर अस्थायी रोक लगेगा, और ये मृत्यु को छोड़कर अन्य चीज पर अस्थायी रोक लगाएगा, तो इसको कहेंगे विराम को। अब आते हैं विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। तो क्या है विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, तो राष्ट्रपति जब अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करते हैं, जैसे राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति क्या है, तो वीटो की शक्ति जो है क्या है, तो सबसे पहले है ये वाला वीटो, देखिए पॉकेट वीटो, जिसको हम लोग जेबी निषेधाधिकार वीटो के नाम से भी जानते हैं। इसे विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, मतलब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास है वैसे छूटे रह गया है, 2 साल 4 साल 5 साल छूटे रह गया, वो है आपको, उसको पैकेट वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति जब अपने पैकेट में रख लिए, निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए, इस वीटो का प्रयोग सबसे पहले जेबी आपको हाँ, इस वीटो का प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, इसीलिए इसको जेबी वीटो भी कहते हैं, ठीक। अब आते हैं निलंबन वीटो, विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनः विचार के लिए वापस भेजना। तो यह क्या है, राष्ट्रपति की निलंबन वीटो शक्ति है। और अत्यंतिक वीटो क्या है, विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, मतलब अभी राय नहीं दिए 2-4 दिन में देंगे, उसको सुरक्षित रख लिए हैं, तो अत्यंतिक वीटो हो जाएगा। महत्वपूर्ण तौर क्या है राष्ट्रपति से, तो भारत की तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया 70वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जा सकता है 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति संभालेंगे। जो उपराष्ट्रपति नहीं होता मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमंत्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। ठीक, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 के तहत निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। महाभियोग की कार्रवाई क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष हैं भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट आते हैं भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। चलिए।